डाकिया आया, डाकिया आया। वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठी में लगातार चिट्ठियां आने का सिलसिला बना हुआ है और आज की चिट्ठी भेजी है बरेली के रहने वाले सचिन सारस्वत ने, जो कि पेशे से सुनार हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। निर्मला मैडम, नमस्ते। मेरा नाम सचिन सारस्वत है। उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले का रहने वाला हूँ। 12वीं तक पढ़ा हूँ। पुरखों से सीखा हुनर है हाथ में। सोने की अंगूठी बनाता हूँ। शहर के अच्छे कारीगरों में मेरी गिनती है। मेरा भाई शिवम भी मेरे साथ अंगूठी बनाने का काम करता है और वो तो मुझसे भी अच्छा कारीगर है। पहले हम एक दुकान पे काम करते थे। 2 साल पहले हम दोनों भाइयों ने अपना काम शुरू किया। हमारा काम अच्छा चल गया था, लेकिन कोरोना में लॉकडाउन लगा तो सारा धंधा चौपट हो गया। जो बचत थी वो भी ख़त्म हो गई और हम करीब 1.25 लाख रुपए के कर्ज में आ गए। घर में माँ, बाप, एक बहन भी है। पिताजी एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने लगे। बैंक एटीएम के बाहर चौकीदारी करते हैं। 12 घंटे ड्यूटी के 8,500 रुपये मिलते हैं। माँ और बहन कपड़े सिलाई का काम करते हैं। घर बस किसी तरीके से चल रहा है। हम दोनों भाइयों का काम जब तक चल रहा था पिता की देखरेख करते थे, लेकिन न जाने किसकी नज़र लग गई। काम तो मिलता है, अंगूठियों की मांग भी है, लेकिन अंगूठी बनाने के लिए कच्चा सोना चाहिए, जो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास पूंजी नहीं है। 5-6 लाख रुपए भी मिल जाएं तो रात दिन खट सकते हैं और अच्छी अंगूठियों के ढेर लगा सकते हैं। मैडम, बैंक में भी हम जैसों के लिए कर्ज की कोई स्कीम नहीं है। साहूकार मोटा ब्याज मांगता है। ब्याज चुकाने के बाद तो दिहाड़ी भी नहीं बिकती। दुकानदार भी सख्त हो गए हैं। माल लेते हैं, पैसा रोक कर देते हैं। मैडम, इस बार बजट में कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमें काम करने के लिए थोड़ी पूंजी मिल जाए। लोन लेने का तरीका हमारे जैसों के लिए भी निकल आए। काम चलता रहेगा तो कर्ज भी ईमानदारी से चुका देंगे। मैडम, मैं रात के 12 बजे सर्दी में बैठा हूँ। अंगूठी का काम है, मगर मेरे पास पूंजी नहीं है। मैं और शिवम पूरा दिन उधार पूंजी के लिए भटक करके अभी लौटे हैं, मगर कुछ नहीं मिला। बड़ी उम्मीद है आपसे, निराश मत करना। आपका बेटा सचिन। डाकिया आया, डाकिया आया। नमस्कार। अरमानों की चिट्ठियां आने का सिलसिला जारी है। देखते हैं आज किसकी चिट्ठी है। आज चिट्ठी है बलराज खुराना की, जो व्यापारी हैं। बलराज जी वित्त मंत्री को लिखते हैं, आदरणीय वित्त मंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम बलराज खुराना है। दिल्ली के सदर बाजार में दुकान है मेरी। गैस चूल्हे का ट्रेडर हूँ। देश के कई राज्यों में मेरा माल जाता है। बजट से पहले आप बड़े उद्योगपतियों से मिलती हैं। हम छोटे व्यापारी आप तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए सोचा आपको चिट्ठी लिख दूं। वित्त मंत्री जी, कारोबार मंदी में है। गैस चूल्हे महंगे हो गए हैं और महंगाई मांग को खा गई। दाम मैंने नहीं बढ़ाए,
लेकिन स्टील, एल्यूमिनियम के दाम बढ़े तो फैक्ट्री वालों की लागत बढ़ गई। ट्रांसपोर्टर ने भी माल ढुलाई बढ़ा दी। हुआ ये कि दुकान पहुंचता चूल्हा 15 से 20% महंगा हो गया। अब मंझली आय वाले लोगों ने चूल्हा खरीदना कम कर दिया है। मांग टूटी तो इन दिनों उधारी भी लंबी हो चली है। पहले 30 दिनों में पैसा आ जाता था, अब छोटे दुकानदार 2 से 3 महीने का समय मांगते हैं। बाजार में मांग कम है, बेचने वाले ज़्यादा, तो नुकसान उठाकर भी उधारी देनी पड़ती है। नहीं दो तो ग्राहक टूट जाते हैं। दुकान पर काम करने वाले 2 लड़के भी हटा दिए हैं। बिक्री ही नहीं है तो तनख्वाह कहाँ से दें? मैंने कहा है उनको कि बजट के बाद देखता हूं। वित्त मंत्री जी, आपको तो सब पता ही होगा, नियम आप ही ने बनाए हैं। हम माल तो उधार देते हैं, मगर इधर बिल कटा उधर जीएसटी का मीटर शुरू। बिल काटने के अगले महीने की 20 तारीख तक टैक्स भरना ही पड़ता है। हम छोटे व्यापारी क्या करें? फैक्ट्री वालों को एडवांस चाहिए, समय से टैक्स ना दें तो पेनल्टी, कई बार तो कर्ज लेकर टैक्स चुकाना होता है। बैंक वाले अब कर्ज नहीं देते, कह रहे हैं पहले कुछ डिपॉजिट लाओ। वित्त मंत्री जी, मुझे अच्छे से याद है कि जीएसटी को सरकार ने हमारा दोस्त बताया था। हमने भी इसे उसी तरह गले लगाया था, लेकिन यकीन मानिए पिछले 5 साल से यही हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। जब से जीएसटी आया, बिल, ई-वे बिल काटने के लिए कंप्यूटर लगाना पड़ा। सीए भी अब ज़्यादा पैसे मांगता है। इसके बाद भी जब जीएसटी के अधिकारी आते हैं तो ऐसे धमकाते हैं जैसे हम व्यापारी नहीं चोर हैं। हम तो सरकार का प्रत्येक नियम मानते हैं, मगर फिर इंस्पेक्टर राज क्यों? क्या आप तक हमारी गुहार नहीं पहुंचती? कुछ तो ऐसा कीजिए व्यापारियों को जीएसटी से राहत मिले, मुसीबत नहीं। सस्ते कर्ज की स्कीम ही आ जाए, हमें कुछ मदद मिलेगी। वित्त मंत्री जी, आपसे बहुतों की उम्मीद है, कुछ करिएगा सरकार। आपका बलराज। डाकिया आया, डाकिया आया। देश के कोने कोने से लोग भेज रहे हैं वित्त मंत्री के नाम चिट्ठियाँ, अरमानों की चिट्ठियाँ। एक ऐसी ही चिट्ठी आज फिर आई है हमारे पास, और ये चिट्ठी किसने भेजी है, क्या लिखा है इस चिट्ठी में, चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से आई है ये चिट्ठी, और इसे लिखा है सुभाष मित्तल ने। क्या कहते हैं सुभाष, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम सुभाष मित्तल है। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी से गेहूं और चावल के निर्यात का कारोबार करता हूं मैं। मेरा तो सारा बजट ही चौपट हो गया। नए साल में भी नए जैसा कुछ नहीं। शायद आप मेरी उम्मीद और अरमान समझ सकें। वित्त मंत्री जी, कोविड के बाद जैसे तैसे कारोबार पटरी पर लौटा था। पिछले साल मुझे गेहूं और चावल निर्यात के अच्छे ऑर्डर मिल रहे थे। कारोबार और बढ़ेगा ऐसी उम्मीद उस समय जगी जब प्रधानमंत्री जी ने दुनिया भर में अनाज एक्सपोर्ट करने की बात की। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी के इस बयान के बाद मैंने अपने सभी कर्मचारियों को कुछ बोनस दिया था। कोविड के सालों में कुछ दे नहीं पाया था, तब तो तनख्वाह ही बड़ी मुश्किल से निकल पाई थी। लेकिन इस खुशी की उम्र बहुत छोटी थी। 1 महीने बाद ही आपके मंत्रालय की तरफ से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध का फरमान आ गया। मुझे याद है उस समय गेहूं एक्सपोर्ट के कई सौदों पर हमारी बात चल रही थी, लेकिन सरकार के निर्देश के बाद वो सारी डील रद्द करनी पड़ी जो फाइनल नहीं हुई थी। फिर उसके बाद चावल के निर्यात पर सख्ती हो गई, हमारा कारोबार ही बैठ गया। मैडम, क्या आपको पता है कि निर्यात में भी छोटे और बड़े का फ़र्क है? जैसे बड़े उद्योग सरकारी सुविधाओं की मलाई खा जाते हैं
और निर्यात के लिए मिलने वाली सहूलियतें भी हम तक नहीं आती। हर जगह तो रिश्वत मांगी जाती है। मैडम, निर्यात के लिए माल जुटाने में पूंजी फंसानी पड़ती है। सोचा तो था कि अब अनाज के अलावा किसी और एक्सपोर्ट में हाथ आजमाऊंगा। कारोबार बढ़ाए बिना काम नहीं चलता, लेकिन यहाँ तो खर्चों में कटौती की नौबत आ गई है। बच्चों जैसे कर्मचारियों को नौकरी से निकालना कौन चाहता है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। वित्त मंत्री जी, आप तो कहती हैं कि राज्यों को निर्यात प्रोत्साहन देना चाहिए। यहाँ तो राज्य सरकारें कुछ सुनती ही नहीं। आपकी सरकारें बड़ी कंपनियों के आगे देखती ही नहीं। मैडम, कुछ सामान के निर्यातों को छोटे निर्यातकों के लिए रिजर्व नहीं किया जा सकता क्या? पाबंदियों से हमें छूट नहीं मिल सकती क्या? रियायत स्कीमों को हमसे पूछकर बनाया जाए तो उनका असर भी होगा। कम से कम इतना तो कर ही दीजिए। हम लोग देश के लिए विदेशी मुद्रा लाना चाहते हैं। वित्त मंत्री जी, मेरी सुनिएगा ज़रूर। आपका सुभाष मित्तल, एक निर्यातक। डाकिया आया, डाकिया आया। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक देश के लोगों के अरमान क्या पूरा कर पाएगा बजट 2023? कोने कोने से देश के लोग भेज रहे हैं वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठियाँ। एक ऐसी ही चिट्ठी मेरे हाथ में है। चलिए देखते हैं किसने ये चिट्ठी भेजी है और वो क्या गुहार लगा रहा है वित्त मंत्री जी से। यूपी के उन्नाव से है चिट्ठी, और चिट्ठी लिखी है राकेश ने। राकेश क्या कह रहे हैं वित्त मंत्री से, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। मैडम जी नमस्ते, हमारा नाम राकेश है। यूपी के उन्नाव ज़िले के रहने वाले हैं। फ़िलहाल मुंबई के धारावी में रहते हैं। बीए पास हैं। गांव के कुछ लड़के मुंबई में काम करते हैं तो उन्हीं के सहारे मुंबई आ गए। अभी ज़ोमैटो के लिए डिलीवरी करते हैं। इससे पहले स्विगी में कर रहे थे। ओला ऊबर में ड्राइवर का काम भी कर चुके हैं। बार बार नौकरी बदलना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, हम जैसों की नौकरी का कोई ठौर ठिकाना थोड़े ही है। कभी कहीं तो कभी कहीं। देखते देखते 3 साल हो गए मुंबई में। 10 नौकरियां तो बदल ही चुके होंगे। पेट जो न करा दे वो कम। एसी और वॉशिंग मशीन भी रिपेयर कर लेते हैं। अर्बन कंपनी में भी काम किया था 6 महीने। आज चौल में ही है। छुट्टी आराम के लिए नहीं, मजबूरी में करनी पड़ी है। कल डिलीवरी करने जा रहे थे, बारिश में बाइक फिसल गई, पाँव में चोट लग गई। दर्द बहुत ज़्यादा था तो कहीं जा नहीं पाए। आज दिहाड़ी मारी गई। दवा पट्टी पर खर्चा हो गया वो अलग। खैर, रोज़ाना 1 GB डेटा वाला प्लान ले रखा है इंटरनेट का, वो भी ख़त्म हो गया। लेटे लेटे ख्याल आया क्यों ना आपको अपना दर्द लिख भेजूं। बजट आ रहा है, शायद हमारे जैसों पर सरकार को कुछ तरस ही आ जाए। मैडम, पहले तो यही तकलीफ़ सीना चाक कर देती है कि तमाम पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, और मिल भी जाए तो कुछ पक्का नहीं। बाकी लोग 8-9 घंटे काम करते हैं और हमें 12-14 घंटे काम करना पड़ता है। चलिए, मेहनत से तो नहीं डरते, लेकिन इतनी मेहनत के बाद सही मेहनताना तो मिले। 700 से 1000 रुपये रोज़ाना कमा भी लें तो क्या गारंटी कि महीने में 30 दिन काम मिल जाएगा। और 20-22 दिन काम मिल भी जाए तो 18-20 हज़ार में मुंबई में कैसे गुजारा होता है वो हम ही जानते हैं। मैडम जी, अब इतना तो समझ गए हैं कि बीमा कराना ज़रूरी है। अब पक्की नौकरी वालों को तो पीएफ भी मिलता है और मेडिकल भी, एक्सीडेंटल बीमा भी, लेकिन हमारे लिए ना तो हमारी कंपनी सोचती है और ना ही सरकार।
अब आप सोचिए, बारिश में भीगे हम, कस्टमर की गाली सुने हम, जाम का जाम झेल कर एक्सीडेंट का रिस्क लेकर गाड़ी चलाएं हम, और मुनाफा काट रही कंपनी और टैक्स कमाकर सरकार। हम तो कंपनी के खिलाफ हड़ताल भी नहीं कर सकते, वरना खाएंगे क्या। कोई कह देता है कि ओला चला लो, वो अच्छा है, वो चलाई। फिर कोई बोला कि ऊबर चलाओ, वो अच्छा है, और ऐसे ऐसे करके सब कर लिया। लेकिन सही बता रहे हैं कि सब में हाल तो एक जैसा ही है। मैडम जी अपनी तो कट रही है, लेकिन पत्नी को गांव छोड़ा हुआ है। बच्चा वहीं गांव के स्कूल में है। यहाँ एक कमरे में 4 लोग रहते हैं, ताकि 4 पैसे बचा सकें, गांव भेज सकें। इतने पैसे बचते नहीं हैं, और जो बचते हैं वो इतने नहीं कि बच्चा बड़ा होकर कुछ बन सके। अगर इस बार के बजट में आप थोड़ी मेहरबानी कर दें, हमारे लिए स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था कर दें, फ्री इलाज की व्यवस्था कर दें, हमारी कंपनियों को हम जैसों के प्रति उदार बना दें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। अगर हम लोगों का भी पीएफ कटने लगे, अगर सरकार कोई और व्यवस्था करे, कुछ और सुविधाएं दे, तो शायद इस हाल में भी थोड़ा आराम मिल जाए। अगर ये चिट्ठी आप तक पहुँचे तो सोचिएगा मैडम एक बार। मेरे जैसे लाखों राकेश आपको दुआ देंगे। आपसे बहुतों की उम्मीद है।